अच्छा, मदीहा। अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ, आपको तो फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास है। अच्छा, बाकी लोग बोलो भाई। आयुष, मदीना। अच्छा, कुछ लोगों की फर्स्ट क्लास है। देवयांशी, आपको लास्ट क्लास में क्या किया हुआ था? लास्ट क्लास में क्या किया हुआ था बताओ भाई। सर हमने अमीबॉइड प्रोटोजोआस कर लिए थे। अच्छा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ कर लिए थे। इसके पहले हमने वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कर लिए थे, है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, और सीलिएटेड प्रोटोजोआ किए? सीलिएटेड प्रोटोजोआ सीलिएटेड नहीं किया, नहीं करे सर, सीलिएटेड नहीं। सीलिएटेड नहीं किया। ठीक है, ठीक है, सीलिएटेड नहीं किया। और बाकी हमारा रहता था प्लाज्मोडियम, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, प्लाज्मोडियम रह रहा था। ओके, ठीक है। तो आज काफी सारे लोग अभी आए नहीं, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं इसके बाद में। तो आज हम लोग सीलिएटेड प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोआ मैं पढ़ा देता हूँ आपको। अमीबॉइड वाला मैंने पूरा करवा दिया था, है ना? करा दिया था ना? यस सर। सर आपने 4th पॉइंट तक करा दिया था। अच्छा, 4th पॉइंट तक मैंने करा दिया था, ठीक। तो अब मैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ बता देता हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन वाला पार्ट। आपको उसके बाद हम लोग प्लाज्मोडियम, अच्छा मेरा में यूग्लिनोइड्स वगैरह सब पढ़ा दिया था, राइट। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, पैरामीशियम बताना था सिर्फ। प्रोटोजोआ में स्लाइम मोड्स पढ़ाना है ना? स्लाइम मोड्स नहीं पढ़ाना है अभी? यस सर, पढ़ाना है। ठीक है, स्लाइम मोड पढ़ाना, ठीक है। तो देख लूं कौन कौन आ गया। आपने पुराने सभी, वैसे टाइम तो हो गया है। टाइम हो गया, राइट। सौम्या इज हियर, कॉस्टोल, कॉस्टोल इज हियर। खासफेल नहीं आया क्या भैया आज? अच्छा, खासफेल यू आर हियर, ठीक है, खासफेल भी आ गया है। सभी लोग आ गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ चुके हैं, है ना? और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो देखिए, जो लोग नए हैं, है ना, तो अगर मतलब नीड बैकअप क्लास, अच्छा किसको बैकअप क्लास चाहिए मैं देख लेता हूँ जरा, किसको बैकअप क्लास चाहिए। सोनम, अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है स्टार्टिंग। हाँ सोनम, मैं वही बोल रहा था, अभी आते ही मैंने जो मैत्री को बोला, मैत्री की भी फर्स्ट क्लास नहीं छुट्टी हुई है। अच्छा, ईमा और सोनम और हाँ तो हुदा, और बाकी लोग जो लोग नए हैं, है ना? देखो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, जो लोग नए हैं उनके लिए हम लोग बैकअप क्लास ऑलरेडी चला रहे हैं, है ना? जैसे कि कुछ 4 लोग थे, उन्होंने कल बैकअप क्लास ली थी। तो मैंने बोला हुआ है इंस्टीट्यूट में, है ना? आपके निष्कर्ष जी आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, आई थिंक सो। सो निष्कर्ष जी को मैंने बोला हुआ है कि हाँ, आखिरी पॉइंट मैं बताता हूँ। निष्कर्ष जी को मैंने बोला हुआ है कि बैकअप क्लास वो अरेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बैकअप क्लास अरेंज करेंगे, तो जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो बैकअप क्लास लेते रहेंगे, जिन लोगों का छूटा हुआ है वो लोग बैकअप क्लास लेते रहेंगे। तो साथ में बैकअप क्लास टीटीएस में चलती रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में। इन डेज में कभी भी वो बैकअप क्लास दे करके आपको टाइमली इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो बैकअप क्लास आप लेते रहो। साथ में, इसके साथ में यहाँ से आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको तो कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि सिलेबस साथ में चलता रहे। और बैकअप क्लास मैं आपको अलग दे रहा हूँ, ठीक है ना, टीटीएस में। तो एमडब्ल्यूएफ में जो 7 to 8:30 क्लास है, ये वाली क्लास, इस वाली क्लास में हम सिलेबस को चलाते रहते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया? अच्छा ठीक है मैत्री, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। सर हाँ, कुछ लोग, अरे रुक जाओ, खासकर थोड़ा नए लोगों को बता देना, तो फिर तुमसे बात करते हैं। तुम तो अपने पुराने आदमी हो, है ना? तो तो अभी क्या है कि मैं ये बोल रहा था कि जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, या जिन लोगों ने एक चैप्टर बाद से ज्वाइन किया, वैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, तो वो लोग सब बैकअप क्लास में आकर के फर्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, और मैं इनको यहाँ तक पढ़ाऊंगा। इस वाली क्लास में जहां तक हमने बता दिया है उसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है? अब खासफेल बताओ भाई, क्या कहना चाह रहे थे, बोलो। हाँ अमीबॉइड हाँ, प्रोटोजोआ में हमें सिर्फ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका को ही पढ़ना है सर। मतलब यही पढ़ना है वैसे। आपको पढ़ना में, हाँ मेनली क्या होता है ना कि लोग पढ़ाते तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, लेकिन मैंने ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इसलिए जोड़ दिया ना कि फ्लैजिलेटेड में ट्रिपेनोसोमा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं नीट में, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया, ठीक है ना? वरना लोग अमीबा ही सिर्फ पढ़ाते हैं प्रोटोजोआ में, ठीक। तो मैं आपको ठीक इसीलिए टाइप्स पढ़ा रहा हूँ।
अब देखो प्रोटोजोआ में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं पढ़ा रहा था मोनेरा, है ना, सॉरी मैं पढ़ा रहा था प्रोटिस्टा, ठीक। तो प्रोटिस्टा में पढ़ा रहा था। प्रोटिस्टा में मैंने सबसे पहले पढ़ाया फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ। फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ में जैसे हमारा यूग्लिना हो गया, है ना, इसमें डायटम्स आ गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, यूग्लिना हो गया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं जिससे कि आप लोग डिस्कनेक्ट ना हो, आपको डिस्कनेक्टिविटी कहीं फील ना आए। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ में मैंने पढ़ाया आप लोगों को डाइनोफ्लैजिलेट, है ना, और मैंने क्या बनाया क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स मैंने आपको पढ़ाया। इसके साथ में मैंने आपको पढ़ाया यूग्लेनॉइड, है ना, ये मैं पढ़ा चुका। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी कई तरह के होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया अमीबॉइड प्रोटोजोआ, है ना, जिसका एग्जांपल अमीबा था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैपाइनोसोमा गैम्बियंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। और हम क्या पढ़ेंगे आज वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आज हम प्रोटिस्टा फिनिश कर देंगे, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देखो थर्ड नंबर पे, होप सबको बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा होगा और क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। थर्ड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स भी भाई लोगों दो तरह के होते हैं। पहला जो स्लाइम मोल्ड होता है दे आर एसेलुलर, ठीक है, और दूसरे स्लाइम मोल्ड होते हैं दे आर सेलुलर, है ना। तो स्लाइम मोल्ड खत्म करने के बाद ये आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा तो जो लोग नए बच्चे हैं वो इसको नोट कर लेंगे कि उनका क्या क्या रह गया है ना। लास्ट पॉइंट क्या था, इट डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन ना। हाँ, इट डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन, ठीक है, सारे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, सबके लिखे हुए, नए वाले बच्चे थोड़े से हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारी कहानी थी। तो हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर चुके हैं जहां तक, यहां तक। अब मैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप देखो, अच्छा चलो फिर चैट करना छोड़ो, अब इधर आ जाओ। ठीक है, चलो 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 आ जाओ इधर इधर, अब बात नहीं करो आपस में, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में, अब सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, ठीक है, फोकस ऑन बोर्ड प्लीज, आइए। तो अब देखो सीलिएटेड प्रोटोजोआ में, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसमें उन प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं जिनमें लोकोमोशन का मोड, तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटोजोआ को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अमीबा वो है जो स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करता है, मतलब हमने लोकोमोशन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में जिनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे ट्रैपाइनोसोमा। अब सीलिएटेड प्रोटोजोआ में उनको हम काउंट करते हैं जिनमें सीलिया पाया जाता है, ठीक है। इसमें इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम बहुत तरह के पाए जाते हैं, हालांकि पैरामीशियम विरिडिस हम लोग पढ़ते हैं। पैरामीशियम की खास बात क्या होती है, इसी को हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से जानते हैं। स्लीपर एनिमलक्यूल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। स्लीपर एनिमलक्यूल, स्लीपर एनिमलक्यूल इसलिए बोलते हैं, तोता नहीं है, ये चप्पल के जैसा दिखता है ना। तो होप ये वाला नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, नए वाले बच्चों ने। और जिसको जहां पर कोई कंफ्यूजन हो प्लीज एक बार मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। आप टेक्स्ट करके आप अपना मैसेज या अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखो सीलिएटेड प्रोटोजोआ में, ये वो प्रोटोजोआ है जो सीलिया से मूवमेंट करते हैं। तो स्लीपर एनिमलक्यूल बोलने के पीछे रीजन ये है कि चप्पल जैसा दिखाई देता है, स्लीपर के जैसा दिखाई देता है। इसमें हमारा जो पैरामीशियम है, वो पैरामीशियम इस तरह से दिखने वाला कुछ ऑर्गेनिज्म है, स्लीपर की तरह ही। जो हमारे स्लीपर का सोल होता है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है, राइट। इसमें एक यहां पर ऐसे करके कुछ एक रिलीज होती है, ठीक है। और ये वाला जो ग्रूव होता है, ये ग्रूव कुछ ऐसा होता है,
सर आपने वो स्लीपर के बाद क्या लिखा है, वो बोर्ड उस तरफ चला गया ना। हाँ अच्छा, एनिमल क्यूल। अच्छा ये बोर्ड का पार्ट नहीं दिख रहा है क्या? पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। दिख रहा है सबको बोर्ड पूरा? अभी दिख रहा है बोर्ड पूरा? Yes, sir. हाँ सर नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो वो क्लियर नहीं दिख रहा है, प्लीज थोड़ा सा अच्छा बड़ा ठीक है, लिख दीजिए। हाँ हाँ, मैं कल कर दे, कोई बात नहीं, मैं बड़ा लिख देता हूँ। स्लीपर एनिमल क्यूल, ANI, मैं लिख देता हूँ स्लीपर ANI, एनिमल CULE, एनिमल क्यूल है ना। स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। कई बार पूछा था स्लीपर एनिमल क्यूल किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, पैरामीशियम को। अब इसमें क्या है कि पैरामीशियम की बॉडी में सबसे खास बात जो है, तो आप देखिए पैरामीशियम की बॉडी में बाहर की तरफ इस तरह से छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं। देखो सिलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। फ्लैजिला मुश्किल से किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 से 4 पाए जाते हैं, है ना, 4 से ज्यादा इन जनरल फ्लैजिला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन कि किसी में 8 पाए जाते हो या पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर टेरिडोफाइटा का जो स्पर्म होता है उसमें फ्लैजिला बहुत सारे पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। सो दैट इज देयर आर सम ऑफ द एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सम ऑफ द एक्सेप्शन। उनके अलावा अगर बात की जाए तो बाकियों के अगर हम बात करें तो देखिए भाई, बाकियों के कंपैरिजन में इन जनरल 4 ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में देखो यहां पर इसके अंदर ये ग्रूव होता है, इस ग्रूव में भी थोड़े थोड़े फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक। तो ये पैरामीशियम ऐसा होता है। और इन्हीं सिलिया की हेल्प से एक और खास बात को देखिए, ये है सिलिया, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैजिला निकलते हैं तो फ्लैजिला एक सिंगल पॉइंट से निकलते हैं, जहां से निकल रहे थे उसको हम ब्लिफेरोप्लास्ट बोल रहे थे, है ना, जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फ्लैजिला निकल रहे थे। सिलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी खास बात क्या है, इनमें मूवमेंट सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है। सिंक्रोनाइज मूवमेंट का या तो एक क्लॉकवाइज, सभी सिलिया इस तरह से मूव करेंगे क्लॉकवाइज, या ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे। तो इनमें जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि केरला में वो जो चप्पू वाली जो बोट रेस होती है ना, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, जो जब बोट रेस में वो ऐसे चप्पू चलाते हैं तो वो करते क्या है, या तो वो आगे की तरफ सब एक डायरेक्शन चलाते हैं या फिर वो पीछे की तरफ एक डायरेक्शन चलाते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हम सिंक्रोनाइज मूवमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा जब वो बोट को मोड़ते हैं, इतनी लंबी बोट होती है, जब उसको बोट को मोड़ते हैं 100 लोग चला रहे होते हैं, जब उस बोट को वो मोड़ते हैं तो एक तरफ के लोग ऐसे चला रहे होते हैं, दूसरी तरफ के लोग ऐसे चला रहे होते हैं। सो एक तरफ से सिंक्रोनाइजेशन होता है, दिस काइंड ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो इनमें सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है। इतनी इनमें सेंसिटिविटी होती है कि ये अपने सिलिया के थ्रू मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ग्रूव होता है। ग्रूव क्या बोले तो गड्ढा, है ना, दिस इज ग्रूव, है ना। इस ग्रूव में अब ये मुंह जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये जो माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, माउथ को हम लोग कहते हैं स्टोमियम, ठीक है, इससे हम लोग स्टोमियम कहते हैं, राइट। अब दूसरी इसमें खास बात क्या होती है, देखिए यहां पर भी मैंने आपको बताया था, जब मैं जिन लोगों ने यूग्लिना पढ़ा तो उनको बताया था, वैसे यहां पर इसमें भी एक ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, मतलब अपनी बॉडी में अंदर ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, या यूं कहें कि ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। हालांकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, फिर भी इस तरह की ये रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं, इनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होना ये किसी एनिमल का ही फीचर होता है, ये प्लांट सेल का फीचर नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रोटोजोआ एक तरह से एनिमल सेल्स हैं, राइट। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से अपनी बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन करते हैं। पैरामीशियम में और कुछ खास बात क्या पाई जाती है, पैरामीशियम में खास बात ये है कि देखो भाई इसमें 2 न्यूक्लियस पाई जाती हैं, सिंगल न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट में कि डाइमॉर्फिक, कई बार पूछा गया कि डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस किसमें पाई जाती है। देखिए डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस उसमें ये पाई जाती है ना। अब देखो इन दोनों न्यूक्लियस को हम कहते क्या है, जो बड़ी वाली आपकी न्यूक्लियस है ऑब्वियसली इसका मतलब होता है मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो माने बड़ा, सो दिस इज मैक्रो न्यूक्लियस, है ना। और ये जो छोटी वाली न्यूक्लियस पाई जाती है दिस इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर जो पाया जाता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो यहां पर जो भी जेल जैसा भरा हुआ है उसको अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और क्या खास बात पाई जाती है देखिएगा समझिएगा, यहां पर क्या है
कि यहाँ पर जब कोई फूड आ जाता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं बाकी सब बातें आपको नोट डाउन करवा दूंगा, तब तक आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, अब ये कैसे खाते हैं? अमीबा तो स्यूडोपोडिया के थ्रू खा लेता है ना? तो इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब फैगोसिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये किसी भी तरह के ऑर्गेनिक पार्टिकल को खा लेते हैं और अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक पार्टिकल को यहां से लेते हैं, अंदर भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सिलिया पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे सिलिया की हेल्प से ये अंदर इसको फूड पार्टिकल को, ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल को ले जाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, तो फूड यहाँ पे गया है ना, यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, इसके बाद फूड यहाँ पे पहुंच जाता है, इस वाले पार्ट पे पहुंच जाता है। ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट ए परमानेंट स्ट्रक्चर, दिस इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी फूड वैक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, ये टेम्परेरी फूड वैक्यूल है। इसके बाद क्या होता है? हेलो सर जी। जी कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बताओ। हेलो। कौन? सोनम? हेलो। यस सर। हेलो। सर जी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर जी। कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर दिख रहा है, ब्लर सर जी। नेट प्रॉब्लम है शायद हमारे यहाँ। रिपीट कर सकते हैं सर जी? अच्छा ओके, आपके एंड पे थोड़ा सा आवाज आ रही है आपको? जी खराब है, अभी रिपीट कर सकते हैं सर जी? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, रिपीट। आवाज बीच में कट कट। अच्छा, कोशिश करो आप ऐसे रीजन पे आ जाओ जहाँ पे नेट थोड़ा सा सही आ रहा हो, है ना? बाकी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। हाँ, माइक्रोफोन आप ऑफ कर दो, है ना? हाँ, माइक्रोफोन थोड़ा सा ऑफ कर देना। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल मैं रिपीट कर दूंगा। सब लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना? आप थोड़ा सा माइक्रोफोन ऑफ करो, ठीक है? थैंक यू। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखो, ये फूड वैक्यूल है ना? तो एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल है। मैं सबको फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया के थ्रू ये मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, इनके अंदर यहाँ पर एक जेल जैसा पूरे में बेस में सब्सटेंस है जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साथ में यहाँ पर इस तरह का कुछ स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, मतलब कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, जिससे कि क्या होता है कि इनके अंदर जो वेस्ट वाटर होता है वो बाहर निकलते रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमेशा काम क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं। सबसे खास ये बात होती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, ठीक है? दूसरी खास बात, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रूव पाया जाता है, एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर, रिज के जैसा स्ट्रक्चर। ये ग्रूव, यहाँ तक ग्रूव होता है और यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रूव है, ये जो गड्ढा है, इस ग्रूव में जो माउथ जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम स्टोमियम बोलते हैं। तो स्टोमियम क्या है? ये इसको माउथ नहीं कह सकते क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्टोमियम इसके माउथ का फंक्शन करता है। स्टोमियम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे फ्लैजिला मौजूद है। ये छोटे छोटे जो फ्लैजिला मौजूद हैं, इनकी हेल्प से करते क्या है? ये फूड को अंदर ले लेते हैं। तो ये फूड है, मतलब कि किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल है, दिस इज फूड। तो फूड को क्या करते हैं? अपने अंदर ले लेते हैं। अंदर जाने के बाद जब फूड यहाँ पे पहुंचता है, स्टोमियम से होता हुआ एक पाइप से यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पर एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब टेम्परेरी फूड वैक्यूल यहाँ से डिटैच हो जाती है और डिटैच होने के बाद एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। ये तरीका होता है इनके फूड को अंदर लेने का। सो दिस इज फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। दूसरा, मैंने आपको एक और खास बात बताई कि जो अमीबा दूसरों को अमीबा से डिफरेंट करती है, तो अमीबा एक्सक्लूसिव है, ये अलग है। द रीजन बिहाइंड इट, अमीबा में दो तरह की न्यूक्लियस पाई जाती है। एक बड़ी वाली न्यूक्लियस जिसको अपन मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं,
दूसरी छोटी न्यूक्लियस जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। दोनों का ही फंक्शन मैं आपको लिखा दूंगा। both of the nucleus are essential for survival of the organism, one of is not like plasmid, right? बिल्कुल बात सही कह रहे हो आमना, both of the nucleus are important for survival of the organism। रीजन ये है कि जो पहले वाली मैक्रो न्यूक्लियस है ये बाकी के जितने फंक्शन होती है एज यूजुअल, हाँ पैरामीशियम में, राइट मैत्री, पैरामीशियम में ये जो ये बड़ी वाली न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस है, इसका फंक्शन होता है नहीं मैक्रो इसमें पैरामीशियम में, अमीबा में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाई जाती है। पैरामीशियम में जो बड़ी वाली न्यूक्लियस होती है, इस न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जितने सारे फंक्शंस होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है ना। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूक्लियस काम करती है, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करने का काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, डिवीजन का काम करती है, वगैरह वगैरह। तो जितने भी सेल के नॉर्मल फंक्शन है उनको ये मेंटेन करती है। लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस का रेलेवेंस क्या है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, बिना इसकी हेल्प के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें अच्छा दो तरह की न्यूक्लियस का पाया जाना कहलाता क्या है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए और किसी को जहां पे डाउट हो वो पूछिए, पूछो भाई। उठा दियो जैसा पेज निकला हुआ है। डन, नोट कर लिया सबने, इसको कॉपी कर लिया तो फिर आगे चला जाए, इसको अब मैं नोट डाउन करवा देता हूं। ओके ग्रेट, चलिए। नो सर मैंने नहीं किसी को अच्छा एवरीथिंग इज क्लियर, किसी को कहीं कोई डाउट समझ में ना आया हो? सर जी बताइए। आपने यही से स्टार्टिंग किया या कुछ सिखाया है सर जी इससे पहले? नहीं इससे पहले दिखाया नहीं सोनम, अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ, है ना, ये मैं समझा रहा था अभी तक, इससे पहले कुछ नहीं सिखाया? नहीं इससे पहले कुछ लिखवाया नहीं है, नोट डाउन नहीं करवाया। हाँ किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछो, किसका क्या क्वेश्चन है पूछो, जिसको भाई क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? चलो क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है। व्हाट इज द न्यूक्लियस सर जी रप्चर और डाइस? व्हाट इफ न्यूक्लियस रप्चर? Right, Maitri, all the function are carried out by nucleus. In case if any nucleus rupture, the organism will definitely die. 100% it will die. And उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज होने में, डिस्ट्रॉय होने में, ठीक है आमना, ठीक है मैत्री, तो रप्चर हो जाएगा तो इट विल डाई। अच्छा आमना का क्वेश्चन है देयर इज मैक्रोन्यूक्लियस ऑटोनोमस। अच्छा हाँ देखो क्या है कि यहाँ पर दोनों ही न्यूक्लियस जो है वो ऑटोनोमस है आमना, है ना, दोनों ही न्यूक्लियस, दोनों क्योंकि अपने अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन करती हैं, दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। तो दोनों न्यूक्लियस आपस में मैक्रो और माइक्रो दोनों ऑटोनोमस है। ये सभी मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए मैक्रोन्यूक्लियस ऑटोनोमस है और डिवाइड करने के लिए, बाइनरी फिजन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए माइक्रोन्यूक्लियस ऑटोनोमस है, ठीक है। हाँ प्लीज, हाँ बताइए, और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके वेलकम बेटा, ठीक है तो चलो अच्छा अब नोट करो, ठीक है नोट करो। फर्स्ट पॉइंट है सीलेटेड प्रोटोजोआ have cilia, ciliated protozoa have cilia in their complete life। सर जी हाँ हेलो सर जी, कैन यू प्लीज रिपीट सर जी, रिपीट कर सकते हो सर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करता हूँ। ciliated protozoa have cilia, ciliated protozoa have cilia or cilia in their whole life, or cilia in their whole life, or the part of life। सर या तो पूरी लाइफ में cilia उनके पाए जाएंगे या लाइफ के किसी पार्ट में उनके cilia पाए जाएंगे।
Excuse me, sir. या श्योर, हाँ बताइए। You kindly repeat once again, sir. या श्योर। Thank you, sir. Ciliated protozoa have, welcome beta. Ciliated protozoa have cilia in their whole life, or a part of life. Next point. Cilia are used for locomotion and driving foot. Most of the, next point है, most of the ciliated protozoa are free living protozoa. Most of the ciliated protozoa are free living protozoa. Some of them are parasite. तो देखिए कुछ इनमें, इसमें मैक्सिमम क्या है, ड्राइविंग क्या है। मैत्री, ड्राइविंग का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, हाँ ड्राइविंग फूड मीन्स होता है दे डू द सिंक्रोनाइज मूवमेंट, और बाय दिस सिंक्रोनाइज मूवमेंट दे ड्राइव द फूड। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में फीमेल्स में ओवा को मूव कराया जाता है, वैसे फूड पार्टिकल को मूव कराते हैं सिंक्रोनाइज मूवमेंट के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फूड, मतलब फूड को अंदर की तरफ मूव करवाना, राइट। सो ड्राइविंग फूड। नेक्स्ट पॉइंट है, they show nuclear dimorphism. That is larger macronucleus. Hello, sir. हाँ बेटा। Hello. जी Sir, जी can बताइए। you please repeat, sir? Can you please repeat, sir? Road. हाँ श्योर। Cut हुआ. They show nuclear dimorphism, a large macronucleus, and Hello. हाँ सर जी, बोलो। अभी वाला पॉइंट कुछ भी सुनाई नहीं दिया सर। अच्छा, अभी वाला कुछ भी पॉइंट नहीं सुनाई दे रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं। दे हैव न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। खासफेल दोनों में डीएनए पाया जाता है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल होता है खासफेल, ठीक है ना। दे शो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, अ लार्जर मैक्रोन्यूक्लियस, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दो जिसका भी ऑन हो। A larger macronucleus and a smaller micronucleus and a smaller macronucleus, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो खासफेल मैं ये बता रहा था दोनों में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। देखो रिप्रोडक्शन के लिए भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है, और दूसरा चीज क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर किसी भी फंक्शन को करने के लिए, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, किसी भी चीज को कमांड देने के लिए भी डीएनए चाहिए। इसलिए दोनों में ही डीएनए पाया जाएगा, दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। तो क्या हो गया, मैत्री बहुत रो रहा है। अच्छा, नेट की खराब स्थिति है, क्या हो गया। अच्छा, योर नेट इज नॉट वर्किंग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, नोट करेंगे, द माइक्रोन्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इसको अंडरलाइन करेंगे, माइक्रोन्यूक्लियस टेक्स पार्ट
in reproduction. Micronucleus takes part in reproduction. ठीक है, इनके अंदर एक बात ध्यान देंगे, इनके अंदर, वो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इनके अंदर यहीं पर बॉडी में कुछ इस तरह के हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर डिफेंसिव होते हैं, ये डिटैच होकर के दूसरे सामने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चुभ सकते हैं अंदर, ये डिफेंसिव होते हैं। इन्हें हम कहते क्या हैं? These structures are called trichocyst. Trichocyst. They are defensive structure. तो इनकी बॉडी से निकल करके जैसे सुई जैसी होती है ना, नीडल की तरह, ये जाके चुभ सकते हैं सामने वाले को और नुकसान पहुंचा सकते हैं सामने वाले ऑर्गेनिज्म को। तो नोट करेंगे, they have, सर they have, हाँ खास पहले बताओ। ये शायद ट्राइकोसाइट्स निमेटोसाइट्स की जैसा होता है ना सर, शायद होता है क्या सर? सिलेंट्रेट्स में होता है ना निमेटोसाइट्स? निमेटोसाइट तो नहीं कह सकते कि दोनों का फंक्शन सेम है ना शायद? फंक्शन तो दोनों का सेम है निमेटोसाइट का, ठीक है ना, लेकिन ट्राइकोसिस्ट ये सिलिया जैसे ही यार दिखाई देते हैं, है ना, और ये डिटैच होकर के सामने वाली बॉडी में चुभ जाते हैं, ऐसा फंक्शन इसका। तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है ना। निमेटोसाइट भी वैसे ही होते हैं, लेकिन वो डिटैचेबल नहीं होती, डिटैचेबल है। हम ये कह सकते हैं कि इसी से निमेटोसाइट्स इवॉल्व हुआ, कह सकते हैं? कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, खासकर अगर प्रिसाइजली हम ये बोलें कि दे आर होमोलोगस ऑर्गन, दोनों का फंक्शन एक ही, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दे आर होमोलोगस ऑर्गन, है ना। थैंक यू सर। राइट, और होमोलोगस ऑब्वियसली एवोल्यूशन, होमोलोगस एवोल्यूशन का पार्ट है, बस सही है, ठीक है। तो ट्राइकोसिस they are detachable structure. Trichocysts are detachable structure. सर जी हाँ, कौन बोल रहा है? सर ट्राइकोसिस थोड़ा सा क्या कहते हैं, बड़े में लिख दीजिए, दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, और बड़ा सा लिख देता हूँ, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट है ना। Trichocysts are detachable structures. They get separate. Trichocysts are detachable structures. They get separated from body and help in defense mechanism. ठीक है, next point. Sir, can you please repeat it? Is right. Trichocysts are detachable structures. Trichocysts are detachable structures. They help in defense of paramecium. Next point. Reproduction is asexual. सर हाँ सर, एक बार आप ट्राइकोसिस कैसे डिफाइन करता है, प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे? ट्राइकोसिस ऐसे डिपेंड करता है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे सामने सपोज दैट इसको अमीबा कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ट्राइकोसिस जैसे हो ना, ये निकल करके सामने जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके बॉडी में घुस जाएंगे, छुप जाएंगे, और ये पॉइजनस होते हैं, तो सामने वाले को ये मारने का काम है। हाँ पॉक्यूपाइंस में होता है, उनके स्पाइन्स निकल के बाहर आ जाते हैं। हाँ राइट, इनके ये स्पाइन्स होते हैं जो निकल करके बाहर आ जाते हैं और सामने वाले ऑर्गेनिज्म को ये मार सकते हैं। इवन ये हाँ, जिनमें ट्राइकोसिस पाए जाते हैं वो पैरामीशियम एक तरह से पॉइजनस होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में चले जाए तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर हाँ बोलो। इस रिस्पांस का स्टिमुलस कौन क्या होता है सर? हाँ स्टिमुलस कहाँ से अच्छा, स्टिमुलस कहाँ से? ये सब न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जाता है, हाँ ये न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होता है। उसके इर्द गिर्द दूसरा ऑर्गेनिज्म है बोल के उसे कैसे पता चलता है सर? केमिकल से? ये जितने यहाँ देखो ना, ये जितने भी सिलिया होते हैं ये तो सेंसरी ऑर्गन की तरह हेल्प करते हैं, दे हैव सेंस, ठीक है ना। तभी तो देखो ना, फूड आ जाने के बाद में सेंस आ जाता है, ये अंदर की तरफ ले सकते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेंस पाया जाता है, ठीक है।
ओके सर। ओके अच्छा रुको रुको एक एक करके जवाब देता हूँ। सोनम ये बात तो मतलब आज का वीडियो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग चल रही है तो बैकअप जरूर होगा सोनम, है ना? तो आप बैकअप देख सकते हो अगर नेट पे प्रॉब्लम आ रही हो। उसका मैथली उसका पॉइजन कौन सा होता है दैट हैज नॉट बीन मेंशन, ठीक है, बट दे आर पॉइजनस, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट में पॉइजन होता है क्या? हाँ, दे आर द पॉइजनस, राइट, बिल्कुल। यूट्यूब पे सोनम ये आपको बैकअप मिल जाएगा तो एक बार बात कर लेना। मेरा तो नहीं, मेरा तो अच्छा ठीक है, ठीक है। यूट्यूब में नहीं सुनो, यूट्यूब में तो मतलब यूट्यूब में तो नहीं मिलेगा, बट ये बैकअप मिल जाएगा ये क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ओके, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, नोट करेंगे। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एसेक्सुअल मोड। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एसेक्सुअल मोड, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन इनमें होता कैसे है ना? रिप्रोडक्शन सिंपली होता है कि ये दो पैरामीशियम बाइनरी फिजन के थ्रू ये क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, है ना? तो ये इस तरह से पहले स्ट्रक्चर होगा, बाइफर्केशन स्टार्ट होगा, तो दो पैरामीशियम इस तरह से डिवाइड होते हैं। इनमें इनकी जो न्यूक्लियस होती है, लार्जर न्यूक्लियस, दो लार्जर न्यूक्लियस बन जाएंगी, दो स्मॉलर न्यूक्लियस बन जाएंगी, और बीच से ये डिवाइड होकर के दो इंडिपेंडेंट पैरामीशियम एनिमोलिक्यूल की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो छोटे छोटे इस तरह के दो पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये कहां मिलता है? ये गंदे पानी में मिलता है। दे आर फाउंड इन डर्टी वाटर, ऑर्गेनिक वाटर, जहां पे ऑर्गेनिक मैंने बताया था ना, सभी प्रोटोजोआ के साथ में क्या है कि ये पाए जाते हैं जहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट, मैंने स्टार्टिंग बता दी, प्रोटोजोआ वहीं पाए जाते हैं जहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट पाया जाता है। तो नोट करेंगे, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। नेक्स्ट पॉइंट, in asexual reproduction अच्छा हुदा अभी पूछ रहे हो कि एक मिनट हुदा का एक क्वेश्चन है कि ये कैसे हेल्प करते हैं। हुदा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्राइकोसिस क्या करते हैं, ये सामने वाले जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में जाकर के पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिससे कि उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, जिससे उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। सोनम, आप एक बार निष्कर्ष जी से कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि इसका बैकअप होगा उनके पास, ठीक है ना? हाँ, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? किससे पूछा था, क्वेश्चन पूछा था? अच्छा हुदा, समझ में आया ना कि ट्राइकोसिस कैसे हेल्प करते हैं? ट्राइकोसिस सामने वाले की बॉडी में घुस जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। दे आर नोन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। सर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कुछ कहा नहीं। हाँ, अरे बताया तो, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस थ्रू बाइनरी फिजन, ये वाला बताया तो, बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिस्ट फॉर्मेशन होता है, सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट बताया था ना, सिस्ट में क्या होता है, सिस्ट में कोई भी प्रोटोजोआ क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। इस हार्ड कवरिंग के अंदर ये अनफेवरेबल कंडीशन में बंद हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे प्रोटोजोआ बन चुके होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये सिस्ट जो होती है वो फट जाती है और नए कई सारे छोटे छोटे प्रोटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बाइनरी फिजन। पहला मोड है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। दूसरा होता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, in unfavorable condition cyst formation सर आप फ्रीज हो गए।
सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज आ रही है भाई सबको? वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली दैट वाज ए पावर पावर कट। तो पावर कट में दोबारा से वाईफाई स्टार्ट होता है ना? ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था, है ना, पैरामीशियम, ठीक है। तो नोट करेंगे, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन they form cyst. During unfavorable condition they form cyst and divide inside cyst, full stop. At the favorable condition, at favorable condition, at favorable condition, at favorable condition, cyst rupture and small animalcules, cyst rupture and small animalcules comes out, cyst rupture and small animalcules comes out. ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरामीशियम, है ना। अब देखो क्या है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हाँ बोलो 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 बोलो, खास पे बोलो भाई। ये कॉलोनी में पाया जाता है या सॉलिटरीज है? नहीं नहीं नहीं, ये सॉलिटरी पाया जाता है, दे आर नॉट फाउंड इन कॉलोनीज, ठीक है। व्हाट कम्स आउट, स्मॉल एनिमलक्यूल्स, छोटे प्रोटोजोआ। मैत्री, स्मॉल एनिमलक्यूल्स कम्स आउट, है ना। पद्मा कुछ पूछ रहा है? यू आर रेजिंग हैंड। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ना तो वो फंगस है ना, और ना ही वो क्या है, प्रोटोजोआ है। कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है, ठीक है, कि जो स्लाइमोल्ड्स होते हैं उनको हम फंगस में रखेंगे, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि नहीं भाई, हम उनको फंगस में नहीं रखेंगे, हम उनको एनिमल्स में रखते हैं। रीजन ये कि उनमें दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? जो एनिमल साइंटिस्ट है, मतलब जोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये जितने सारे ये है आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, तो उनको हम माइसेटोजुआ में रखेंगे। माइसेटोजुआ। और जितने माइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब फंगस के साइंटिस्ट, माइकोलॉजिस्ट याद रखिएगा, जितने माइकोलॉजिस्ट हैं, फंगल साइंटिस्ट, उनका कहना है कि हम इसे रखेंगे मिक्सोमाइकोटा में, ठीक है। तो जोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इनको हम रखेंगे माइसेटोजुआ में, माइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं इनको हम मिक्सोमाइकोटा में रखेंगे। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम इन्हें जाकर के रखेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है। रीजन ये कि यहां पर ये एनिमल, कुछ साइंटिस्टों का मानना है ये एनिमल सेल है, क्योंकि एनिमल सेल की तरह बिहेव करती है। कुछ का मानना है नहीं भाई, ये फंगस सेल है, तो इसको फंगस के साथ में रखा जाना चाहिए, इसलिए इनको अलग अलग। तो आप, कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नोट करेंगे, नोट करिए। दे आर नोन एज फंगल एनिमल, they are known as fungal animal, they are known as fungal animal। पद्मा, सोनम कुछ पूछना है? you people are raising hand, they are known as, पूछना है तो पूछे। सर जी, हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर जी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सर जी।
तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे ब्लर आ रहा? रहा है ब्रो, आवाज कट हो। ओ, तुम्हारे यार नेट की प्रॉब्लम है। हाँ श्योर श्योर, मैं रिपीट कर सकता हूँ पद्मा, श्योर मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, अच्छा हुदा, हाँ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, zoologist का ये मानना हेलो, है, हाँ 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 हाँ, बोलो 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 भाई सोनम। मेरा तो बार बार जूम ऐप से बैक हो रहा है सर जी, बैक होकर फिर मेन पर जा रहा है, फिर बैक टू मीटिंग हो रहा है, वो नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। वो एक्चुअली इंटरनेट की आपके एंड पे दिक्कत होगी। आप देखो ना एक बार इंटरनेट अपना चेक करो आप एक बार प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ना, एक बार आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक करो, है ना, दैट इज द रीजन एक्चुअली। और हाँ, तो मैं ये बता रहा था, देखिए जोलॉजिस्ट का मानना है कि दे आर एनिमल सेल, तो इनको हम लोग रखेंगे किसमें, माइकोटोजोआ में, ठीक है। लेकिन माइकोलॉजिस्ट जो फंगस साइंटिस्ट है, तो माइकोलॉजिस्ट हम फंगस साइंटिस्ट को बोलते हैं, तो माइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये फंगस है और इनको हम रखेंगे मिक्सोमाइकोटा में, ऐसा इनका मानना है। लेकिन जितने मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका सबका मानना है कि ना तो इनको एनिमल के साथ में रखा जा सकता है ना फंगस के, क्योंकि ना तो इनमें 100% किसी फंगस के स्ट्रक्चर है, ना ही 100% किसी एनिमल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके अंदर एक मिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनको हम लोग रखेंगे किसमें, प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में रख करके इन्हें हम कहते क्या है, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स को और किस नाम से जाना जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंगल एनिमल। नोट करेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंगल एनिमल because they are also called fungal animal because they have characteristic of both. They are called fungal animal because they have characteristic of both fungus as well as animal, because they have characteristic of both fungus as well as animal cell. Next point. अब देखो इनकी खास बात क्या होती है, खास बात क्या होती है, ये पाए कहा जाते हैं, ये दो तरह से, देखिए ये इस तरह के होते हैं, ये एक प्रोटोप्लाज्मिक मास, ठीक है, मतलब कि जैसे अमीबा होता है, अमीबा से थोड़ा इनका साइज बड़ा होता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक मास है, और इसमें न्यूक्लियस यहाँ पर मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट है, बहुत सारी न्यूक्लियस यहाँ पर तैरती रहती हैं, ठीक है। तो एक प्रोटोप्लाज्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ सराउंडेड है, और इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस तैरती रहती हैं। ये करते क्या है, ये पाए कहा जाते हैं। दे आर फाउंड इन लॉन्स ऑफ ग्रास, ठीक है, ये जितने ग्रासेस में होते हैं दे आर वेरी कॉमन, है ना, हाँ मैत्री। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ट्विंग्स एंड लीव्स, ठीक है, ये जो ट्विंग्स और लीव्स होती हैं, हाँ फिर से मैत्री में रिपीट कर देता हूं, ये एक इस तरह का प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, और ये कोई बात नहीं, ये प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, और इस मास के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस तैर रही होती है ना, बहुत सारी न्यूक्लियस। हाँ मैत्री में बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी तक ये बताया कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं इनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि इनको प्रोटिस्टा में रखा जाए। इनके अंदर एनिमल और फंगस दोनों के फीचर पाए जाते हैं, इसीलिए आज की डेट में इनको हम फंगल एनिमल कहते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है, जैसे जो जोलॉजिस्ट हैं, जो कि एनिमल साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि इसको एनिमल के साथ में रखा जाए, और एनिमल का एक ग्रुप है माइसेटोजोआ, उसमें ये लोग इसको रखते हैं। कुछ ऐसे माइकोलॉजिस्ट हैं, फंगस साइंटिस्ट हैं, माइकोलॉजिस्ट फंगस साइंटिस्ट हैं, जिनका मानना है कि इसको मिक्सोमाइकोटा में रखा जाए क्योंकि ये फंगस से मैच करते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है नहीं, ये फंगस और एनिमल के बीच की वैल्यू है, ये कोई फंगस और एनिमल के बीच का एक कॉन्ग्लोमरेशन है, इनके बीच के कोई ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इनको हम फंगल एनिमल कहते हैं और इनको प्रोटिस्टा में रखा जाए। तो मॉडर्न साइंटिस्टों को मानते हुए हम इन्हें प्रोटिस्टा में स्टडी करते हैं। इनके अंदर दोनों के फीचर पाए जाते हैं। अरे भाई भले बता दे दो, इनके अंदर दोनों के फीचर पाए जाते हैं, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद पूछिए क्वेश्चन। इनके अंदर दोनों के फीचर पाए जाते हैं, जैसे कि ये होते कैसे हैं, ये दिखने में अमीबा जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है। क्यों? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ होती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और उस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियस तैर रही होती हैं। ये पाए कहा जाते हैं घास के मैदान में, लॉन्स ऑफ ग्रासेस में पाए जाते हैं। दूसरा, जो ट्विंग्स होती हैं, है ना, लीव्स होती हैं, जो गिर जाती हैं जमीन पे, ट्विंग्स और लीव्स उनके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ आप बताओ क्या पूछ रहे थे? खास फेल
इनका वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया देखो, ये भूल जाते हो आप, है ना। पेलिकल। देखो भाई साहब एक बात जान लो, पूरी दुनिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक दो ही चीज का बना होगा, लिपिड एंड प्रोटीन, नथिंग एल्स। नहीं 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 सर, आप हाँ बोलो बोलो बोलो। कि पेलिकल से बना होता है कहा था ना कि किसी ना 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 पहले ना से ना 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 आपने। ना पेलिकल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेलिकल नहीं पाई जाती, पेलिकल तो प्रोटीन की बनी होती है, मैंने इसलिए पेलिकल। ओके सर। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन खासिल, दिस इज जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है। अच्छा देखो ये करते क्या है, क्यों हम इनको प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में रखते हैं, दे आर, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि चीजों को अमीबा की तरह खा जाते हैं। ये तो एनिमल का फीचर है, ये प्लांट का फीचर नहीं है, लेकिन ये सैप्रोफाइट भी हैं, सैप्रोफाइट भी हैं, जो इनके अंदर फंगस का फीचर है, ठीक है। तो नोट करेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition is, the mode of nutrition, सर ये फर्स्ट पॉइंट mode, था ना? हाँ 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 हाँ, the mode of nutrition फर्स्ट पॉइंट नहीं है, इसके पहले बताया ना, ये वाला नोट किया नहीं किया? नहीं सर, रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। ये तो बेटा नोट करो ना, ये तो मतलब जो लिखवाया है वो नोट कर लिया नहीं किया ये हाँ वाला? सब कर लिया। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैं लिखवाया फर्स्ट पॉइंट और नोट करेंगे, their mode of nutrition, their mode of nutrition is phagocytic as well as phagocytic as well as saprophytic. Their mode of nutrition is phagocytic as well as saprophytic. They eat bacteria, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, they eat bacteria and small macroorganism. But sometimes they also take nutrition, but sometimes they also take nutrition from dead and decaying. Sometimes they also take nutrition from dead and decaying leaves and twigs, leaves and twigs, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। सर ये पॉइंट की स्टार्टिंग। हाँ ये पॉइंट फिर से रिपीट कर दूं? सर स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग से। यस सर। their mode of nutrition is phagocytic as well as saprophytic. Full stop. They eat bacteria. They eat bacteria and small microorganism. Full stop. In saprophytic mode, they take nutrition from decaying twigs or leaves, twigs or leaves, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इनकी और खास बात क्या होती है, इतने सारे न्यूक्लियस के होते हैं। अच्छा ठीक है, आमना एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कंडीशन जो होती है, मैं थोड़ा फंगस पढ़ाऊंगा ना, तो आप सोचो फंगस में आमना अभी तो इसमें मुश्किल से 20-25 न्यूक्लियस होते हैं, फंगस की एक सेल में 300 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि ये एवोल्यूशन के मोड में बहुत पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जहां पर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने ये पढ़ा कि जब सेल डिवाइड होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता क्या है
कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस मतलब प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बट साइटोकाइनेसिस डू नॉट टेक प्लेस। सो ऐसी सेल में, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाते हैं। इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन भी कहा जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। हाँ बिल्कुल, अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं, ऐसे ही क्रोल करते हैं, वैसे सीडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, है ना। तो इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ये ऐसा है, मैं फंजाई में और डिटेल में बताऊंगा सिनोसिटिक कंडीशन, राइट। ठीक है, सो ये मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू सीडोपोडिया जैसे होता है। ठीक है, नोट करेंगे। दे मूव विथ सीडोपोडिया। क्या 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 बोला फिर से? अच्छा, इनको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। आप सेल गला दबा दूंगा तुम्हारा। इसको प्लाज्मोडियम मॉस्विडियम नहीं कहते। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया का प्रोटोजोआ, दैट इज अ प्रोटोजोआ, दे आर नॉट प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम इज प्रोटोजोआ खास सेल, दिस इज नॉट प्लाज्मोडियम। वी कैन नॉट सेट प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है, हाँ ओके। हाँ मैं तेरी क्या कह रही हूँ, सीडोपोडिया movement takes place through pseudopodia. Next point. Reproduction takes place through sexual as well as reproduction takes place through sexual as well as asexual mode. Reproduction takes place through sexual as well as asexual mode. अब देखो, ये दो तरह के पाए जाते हैं भाई साहब, ये बिल्कुल पिक्यूलियर हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, ये दो टाइप के पाए जाते हैं भाई लोगों, दो टाइप के। एक हैप्लॉइड होते हैं, हाँ मल्टी न्यूक्लियस फेज को प्लाज्मोडियम नहीं कहते, ना 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 ना, खापसेल मल्टी न्यूक्लियस फेज को प्लाज्मोडियम, उसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। हाँ रिप्रोडक्शन समझाता हूं मैं तेरी, अभी रिप्रोडक्शन बताता हूँ। देखो, अब स्लाइम मोल्ड दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हैप्लॉइड होते हैं और दूसरे डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड दो कैटेगरी के होते हैं, समझिएगा बात। तो पहले वाले जो स्लाइम मोल्ड हैं उनको हम बोलते हैं असेलुलर स्लाइम मोल्ड। असेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो असेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं दे आर एक्चुअली डिप्लॉइड। दूसरे होते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होते हैं इनको ये क्या होते हैं? दे आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में आपको बताता हूं किसकी, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड की। तो स्लाइम मोल्ड दो तरह के, एक हैप्लॉइड भी पाया, डिप्लॉइड भी पाया था और हैप्लॉइड भी पाया था। नोट करिए, स्लाइम मोल्ड आर ऑफ टू टाइप, एसेलुलर एंड सेलुलर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड, इसकी लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड के, ये स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा नीट में तो बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा मेरी बात को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, होता क्या है कि ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में डिप्लॉइड है ना, तो ये क्या है, दिस इज एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज डिप्लॉइड 2n है ना, सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट स्लाइम मोल्ड। क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है या फूड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। अब देखो, इनको फंगस जैसे क्यों बिहेव करते हैं? फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इनकी बॉडी में कुछ इस तरह से बल्जेज आउट होना स्टार्ट होता है, इस तरह से बल्जेज आउट होना स्टार्ट होता है, और यहां पर प्रोटोप्लास्ट इकट्ठा होने लगता है। प्रोटोप्लास्ट के इकट्ठा हो जाने के बाद, ठीक है ना, तो ये हमारा फुली डेवलप्ड स्लाइम मोल्ड है ना। सो एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, जब ये एग्जॉस्ट हो जाता है, फूड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इस तरह से इसमें बल्ज आउट होना स्टार्ट होता है। बल्ज आउट होने के बाद
ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बाहर ऐसी वेन्स जैसा स्ट्रक्चर बना होता है ना। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, इन स्पोरेंजिया के ऊपर ये जो वेन्स जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम याद रखिएगा, इनको बोलते हैं कैपिटुलम। इन स्ट्रक्चर को कैपिटुलम कहते हैं, कैपिटुलम। तो एक कैपिटुलम स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर मतलब इस स्पोरेंजिया के अंदर, इसके अंदर स्टार्ट क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन, है ना। तो रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब कि मियोसिस होती है। मियोसिस हो जाने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बल्जेस, ये जो बल्ज आउट होता है, या यूं कहें कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये जो भी मास है, ठीक है। दिस इज स्पोरेंजिया इज आल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसके बाद रिप्रोडक्ट, ये इसके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है। तो यहां पर क्या होता है, छोटे छोटे इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। दे आर हैप्लॉइड स्पोर। सो ये एन और एन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोर क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन आ जाने पे, ठीक है ना, दे स्पोर, दीज स्पोर जर्मिनेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। एक और आपको खास बात बता दूं, ठीक है, कि स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो ये जर्मिनेशन, स्पोर का फॉर्मेशन किसका है, ये तो फंगल का कैरेक्टरिस्टिक है। किस तरह के स्पोरेंजिया बनना किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फंगल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सब फंगस के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए ये स्पोर जो होते हैं, ये इस तरह के स्पाइनी स्पोर्स होते हैं, है ना, इस तरह के स्पोर्स हैं, ये सब हैप्लॉइड स्पोर हैं। और ये स्पोर आकर के फेवरेबल कंडीशन के आ जाने के बाद ये रप्चर हो जाते हैं। जब ये स्पोर रप्चर हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, तो स्पोर के रप्चर हो जाने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर का जर्मिनेशन। यहां से अंदर से कुछ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बाहर निकल करके आते हैं, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बाहर निकल करके आते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो अमीबा की तरह दिखाई देती हैं। यूनिसेल, ये यूनिन्यूक्लिएट है ना। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएट है। तो इनको हम लोग कहते क्या है, अमीबा की तरह दिखने वाले। ये दो चांसेस यहां पे हो सकते हैं। जो अमीबा की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इनको हम लोग कहते हैं मिक्सोअमीबी। इनको हम लोग मिक्सोअमीबी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही तरह की सेल्स नहीं बनती, ठीक है ना। होता क्या है, ये मिक्सोअमीबी बनती है। कुछ स्पोर जर्मिनेट करते हैं और उनसे फ्लैजिलेटेड सेल का भी फॉर्मेशन होता है। दूसरे टाइप के भी स्पोर हैं जो जर्मिनेट करते हैं, है ना। तो वो स्पोर जर्मिनेट करते हैं और इनके जर्मिनेशन के बाद कुछ इस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो सेल का फॉर्मेशन होता है, इनको हम लोग कहते हैं स्वार्म सेल, स्वार्म सेल, ठीक है। तो स्वार्म सेल जो होती हैं, ये कैसी होती है, होती ये भी हैप्लॉइड है और होती ये भी हैप्लॉइड है। लेकिन स्वार्म सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन मिक्सोअमीबी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब क्या होता है, इसके बाद ये गैमीट की तरह बिहेव करने लगती हैं। यहां पर दो मिक्सोअमीबी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एक ये मिक्सोअमीबी हो गई, दूसरे ये मिक्सोअमीबी हो गए। ये दो मिक्सोअमीबी फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो देखो ये हैप्लॉइड हो गए, ये दोनों हैप्लॉइड हो गए, लेकिन इनके फ्यूज हो जाने के बाद, है ना, इनका फ्यूजन हो गया। तो यहां पर ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन। तो इनके फ्यूज हो जाने के बाद अब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कि जाइगोट डिप्लॉइड होगा। फिर से 2n बॉडी बन गई। अच्छा, स्वार्म सेल में क्या होता है, स्वार्म सेल में भी सेम चीज होती है। दो स्वार्म सेल एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। इनके फ्लैजिला ये पीछे की तरफ रहते हैं, है ना। दो स्वार्म सेल एक दूसरे के आसपास आती हैं और इनमें भी फ्यूजन होता है। ये भी सेम फंक्शन करते हैं। तो चाहे मिक्सोअमीबी फ्यूज करें और चाहे स्वार्म सेल फ्यूज करें, दोनों ही फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। जाइगोट उसके बाद क्या होता है, इट डिवाइड थ्रू माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब इसमें डिवीजन होता है। और माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होने के बाद फिर से क्या करते हैं, इसको प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। यहां पर देखो ये जो वाला जो स्टेज है,
मतलब जिसका हैप्लॉइड वाली सेल है वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक, है ना, यहां से लेकर के जो यहां तक की लाइफ साइकिल इसकी, यहां तक की, this is diploid life cycle 2n and this is haploid life cycle. So this is all about the life cycle of what? This one, acellular slime mold, acellular slime mold, and this is diploid. किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछिए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और स्कूल वाले तो आपसे पूछेंगे। हाँ बताइए। तो आपने मियोसिस के जहाँ जहाँ आपने मियोसिस लिखा वहाँ क्या लिखा है? कहाँ पर? ये यहाँ पे मियोसिस रिडक्शन डिवीजन इसको बोलते हैं, आरडी ऐसे लिखते हैं। रिडक्शन डिवीजन है ये। हाँ कोई कुछ कह रहा है। मैं हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने इसे डिप्लॉइड क्यों कहा सर? यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक लाइफ फॉर्म्स लाइफ साइकिल भी तो है सर, हैप्लोडिप्लॉइडिक नहीं कह सकते इसको? लाइफ साइकिल पूरे को यही बोलेंगे, हैप्लोडिप्लॉइडिक ही बोलेंगे हासिल, इसको हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ही बोलेंगे सर। आप सेल्यूलर स्लाइम मोड्स को डिप्लॉइड कहते हैं। हाँ सेलुलर स्लाइम मोड देखो ना, ये डिप्लॉइड ही तो है, ये सेलुलर स्लाइम मोड डिप्लॉइड है, सॉरी एसेलुलर, आई एम सॉरी, एसेलुलर स्लाइम मोड डिप्लॉइड है, सेलुलर स्लाइम मोड हैप्लॉइड होगा। सेलुलर डिप्लॉइड है, सेलुलर हैप्लॉइड होगा ना। हाँ बोलो सर प्लीज एक बार जो आपने हैप्लोडिप्लॉइड का जब डिवाइड करके बताया तो आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं कि आपने किया और कब किया? आप मुझे थोड़ा सा मैसेज कर दो, मुझे आवाज आपकी साफ तो नहीं आ पा रही है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरा प्रोसेस लिखवाएंगे ना? अच्छा ठीक है, हाँ मैं लिखवा दूंगा आमना, लिखवा दूंगा हाँ बिल्कुल। अगर आमना अच्छा समझ में तो आ गया ना? आमना ये बताओ पहले। हाँ मैत्री बोलो क्या कह रही हो? अच्छा हाँ मैत्री आप बोल रहे थे, ठीक है बताओ क्या कह रहे थे। आमना समझ में तो आ गया, ये बताओ मैसेज करो पहले। ठीक है ग्रेट, मैं लिखवा दूंगा आमना। हाँ मैत्री बोलो क्या कह रहे थे बताओ। 2n और n से रिपीट, हाँ ठीक है मैं 2n और n से रिपीट कर देता हूँ। ठीक देखो आमना मेरी बात, मैत्री मेरी बात को समझना। जो एक्चुअल में जो फुल डेवलप्ड मल्टी न्यूक्लिएट स्लाइम मोल्ड है ना, या एसेलुलर स्लाइम मोल्ड, वो ये है, ठीक है। ये फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट ऑर्गेनिज्म है ना, दिस इज एडल्ट, मैं लिख देता हूँ, दिस इज फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके बाद क्या होता है, ये फूड को खाते रहते हैं। जब फूड मटेरियल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, फूड नहीं बचता है, तो ये क्या करते हैं, श्रिंक होते हैं। श्रिंक होने के बाद इसमें बल्जेज आउट होना, थोड़ा सा बल्जिंग आउट होना, स्ट्रक्चर डोम से भी स्ट्रक्चर बनने लगता है। वो स्ट्रक्चर और डेवलप होकर के स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरेंजिया के चारों तरफ एक टफ वॉल बन जाती है, और इस टफ वॉल में डिजाइन जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम कैपिटुलम कहते हैं। अभी देखिए ये एसेलुलर स्लाइम मोल्ड था, ये डिप्लॉइड था, यहाँ पे ये एडल्ट पार्ट डिप्लॉइड है, ये वाला पार्ट भी डिप्लॉइड है। अब होता क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है, मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होने के बाद इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर हैप्लॉइड है, क्यों? जब भी मियोसिस होगी तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर के स्पोरेंजिया एक डिप्लॉइड बॉडी थी, और इसके अंदर मियोसिस हुई जिससे हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और स्पोर बने। स्पोर हैप्लॉइड है, इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। स्पोर फेवरेबल कंडीशन पे आ जाने के बाद जर्मिनेट करते हैं। स्पोर के फट जाने से, जर्मिनेट करने से दो तरह के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। पहले वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाई जाती है, इनको हम मिक्सो अमीबी कहते हैं, पहली चीज। दूसरे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लैजिला के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनको हम स्वार्म सेल कहते हैं। तो जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो मिक्सो अमीबी बनेंगे या स्वार्म सेल्स बनेंगे। मिक्सो अमीबी या स्वार्म सेल दोनों ही हैप्लॉइड सेल। दो मिक्सो अमीबी या दो स्वार्म सेल आपस में आकर के एक दूसरे के साथ में फ्यूज कर जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। इनके मिलने के बाद जब हैप्लॉइड मिल गए तो फिर से डिप्लॉइड बन गए, तो एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉइड जाइगोट फिर से डिवाइड करता है, इसमें माइटोसिस होती है, लेकिन माइटोसिस पूरी नहीं हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हुई बट प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है।
जिससे कि डिवीजन करके फिर से एक एडल्ट असेलुलर स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ना भाई सबको? सर हाँ हाँ बिल्कुल, खापसेल स्पोर प्लांट में भी पाए जाते हैं स्पोर, लेकिन फंगस का फीचर इस तरह से स्पोरेंजिया बनना फंगस का फीचर है। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड, सबको समझ में आ गया, चलो ग्रेट। लास्ट पार्ट माइटोसिस है। हाँ ठीक है, आमना बता देता हूँ लास्ट पार्ट। हाँ हाँ माइटोसिस से बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ आमना, अब यहाँ पे माइटोसिस हुई, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रही है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती है ना, लेकिन डिप्लॉइड न्यूक्लियस से दूसरी डिप्लॉइड ही न्यूक्लियस बनेगी, तो बहुत सारी डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो जब बहुत सारी, मैत्री हाँ बताओ बताओ, बहुत सारी डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, ये एडल्ट बन जाता है। हाँ मैत्री बोलो क्या कह रही थी, बोलो 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 बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। वो जाइगोट हैप्लॉइड क्यों होते हैं? अरे मैत्री जाइगोट हैप्लॉइड कैसे होगा, देखो ना मैंने क्या बोला, जाइगोट देखो दो हैप्लॉइड से जब फ्यूज करेंगी तो डिप्लॉइड ही तो बनेगा। आप देखो ना, स्पर्म और एग फ्यूज होता है, स्पर्म हैप्लॉइड है ना, और एग भी हैप्लॉइड है, दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है। हाँ बताओ बताओ आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ऊपर है। अच्छा खापसेल तुम्हारा क्वेश्चन ऊपर है, हमारा क्वेश्चन एसेलुलर स्लाइम मोल्ड में फ्लैजिला था नहीं तो स्वार्म सेल में करेक्टर कहां से आ गया? वो तो क्या है ना कि गैमीट्स, ये गैमीट जैसा फॉर्मेशन हुआ ना, गैमीट मोटाइल होते हैं बेटा खापसेल, तो गैमीट का करेक्टरिस्टिक होता है मोटाइल होना, इसलिए फ्लैजिला बनते हैं। आप देखो ना हमारी बॉडी में किसी सेल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, लेकिन आप देखो ना स्पर्म में फ्लैजिला होता है, तो ये तो गैमीट्स का करेक्टरिस्टिक है खापसेल, एवोल्यूशन है, मेल गैमीट का करेक्टरिस्टिक है। हाँ मैत्री बताओ ना क्या पूछ रहे थे? हाँ मैत्री मेरा क्वेश्चन और है, आपने लास्ट में जो बोला, लास्ट में मैंने मैत्री ये बोला कि देखो स्वार्म सेल, और यही मैंने बोला स्वार्म सेल और ये मिक्सोअमीबी दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों की न्यूक्लियस आपस में मिल जाती है, न्यूक्लियस फ्यूज हो गई। अच्छा हैप्लॉइड क्यों नहीं बनता? हैप्लॉइड कैसे बनेगा जब दो सेल डिप्लॉइड कैसे बने? देखो ना मैं वही बोल रहा हूँ मैत्री कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ी, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब आपस में मिलेंगी तो डिप्लॉइड बनेगा, और डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद डिप्लॉइड कैसे, देखो ना सिंगल सिंगल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे और एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, तो दो मिक्सो अमीबी फ्यूज हो गई। जब दो मिक्सो में हैप्लॉइड फ्यूज करेंगे है ना, तो डिप्लॉइड ही बनेगा, है ना, समझ आ गया ना मैत्री? और फिर उसके बाद देखो माइटोसिस हो रही है ना, उसके बाद माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही, तो 2n सेल से बहुत सारी 2n सेल, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। हाँ डिप्लॉइड डिवाइड हुआ, लेकिन डिप्लॉइड कैसे डिवाइड हुआ? अब तो डिवाइड होगा, न्यूक्लियस तो बननी पड़ेगी ना, ये मल्टी न्यूक्लियस स्टेट, अभी सिंगल न्यूक्लियस है, अभी सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएंगी, क्योंकि एडल्ट का तो इसका फीचर ही है, एडल्ट का इसका फीचर है कि बहुत सारी न्यूक्लियस इसमें पाई जाती हैं, तो ये एडल्ट बनने के लिए बहुत सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, अपना साइज बढ़ाने के लिए डिवाइड करेगा। हाँ डिप्लॉइड डिवाइड हुआ मैत्री, देखो डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड जो सेल है ये डिवाइड की, और डिवाइड करके लिखा तो मैंने माइटोसिस होगी, डिवाइड करेगी और डिवाइड करके बहुत सारा, क्योंकि इसको एडल्ट बनना है इसलिए। हाँ माइटोसिस से बहुत सारे न्यूक्लियस बने, राइट। माइटोसिस में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, पूरी माइटोसिस नहीं हुई, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ। जब भी देखो मल्टी न्यूक्लियेट स्टेट का फॉर्मेशन मैत्री ऐसे ही होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होती है लेकिन प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है ठीक है। देवांशी कुछ बोल नहीं रहो, पद्मा, सौम्या, आयुष, बाकी लोग बोल रहे, ईमा, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप एक बार कैपिटल एम और स्वार्म हाँ सर, अच्छा क्या करो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप एक बोलो बार बेटा। कैपिटल एम और स्वार्म सेल की क्या कहते हैं स्पेलिंग बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो क्या है, देखो कैपिटुलम क्या है ना, ये जो स्पोरेंजिया बनी है ना, स्पोरेंजिया के ऊपर डिजाइन सी बन गई है ना,
ये जैसे क्या होता है, लीप्स होती है ना, तो लीप्स के ऊपर वेन्स दिखाई देती है ना, वैसे इसके ऊपर वेन्स की डिजाइन बन जाती है। ये वेन्स की जो वेन्स जैसी तो डिजाइन बनी, समझ इसको गई अपन कैपिटल, स्पेलिंग। हाँ लिखवा दूं, ये क्या हो क्या? हाँ सर, मतलब अच्छा स्पेलिंग वो नहीं तो आ रही वो है, तो बोर्ड में दिख नहीं रहती है। अच्छा बोर्ड में देखना है, ठीक है, नोट करो। CAPITULAM, कैपिटुलम। और स्वार्म सेल की स्पेलिंग है SWARM, स्वार्म सेल। ठीक है। मिक्सो अमीबी MYXAMOBEAE, मिक्सो अमीबी। सर कैपिटल में सुनाई नहीं दिया। अच्छा नोट कर लो फिर से, CAPITULAM, कैपिटुलम। हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। ठीक है, ओके। अच्छा आमना कुछ क्वेश्चन पूछे। हाँ आमना, रुको रुको रुको, मुझे पढ़ लेने दो क्वेश्चन। तो ऐसे बस एक ही रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड नहीं होता है, तो इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? हाँ राइट राइट। देखो अच्छा आमना, मैंने एक चीज और बताई थी, एक चीज मैंने बताई थी, प्लाज्मोटोमी, है ना? प्लाज्मोटोमी याद है? प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि जो इस तरह के मैंने बताया था प्लाज्मो, जब मैंने बताया था आपको जनरल फीचर, तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोटोमी एक एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन है ना, मेथड है, जिसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट जो कंडीशंस होती है, तो ये क्या करते हैं, कई हिस्से में टूट जाते हैं और कई सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है ना? तो प्लाज्मोटोमी के थ्रू कई सारे बन जाते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, और देखो क्या होगा ना, इधर भी देखो ना, ये ढेर सारे स्पोर बनेंगे ना, ढेर सारी सेल फ्यूज होंगी, तो इस तरह के ढेर सारे जाइगोट बनेंगे, और ढेर सारे जब जाइगोट बनेंगे तो उनसे ढेर सारे इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, क्लियर भाई, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और किसी को Yes, डाउट sir. तो पूछ लो, टाइम हो गया क्योंकि, है ना, वरना अभी कोई बोलेगा टाइम हो गया सर, है ना? ठीक है, अच्छा ईमा समझ में आ गया, ठीक है, The अब चल, time. ओके। हाँ टाइम हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। तो और किसी को डाउट हो पूछ लो। अच्छा बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं, प्लीज एक बार मुझे मैसेज करके आप सब लोग बताओ, मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ। जो लोग, कुछ लोग खामोश बैठे रहते हैं, है ना, वो बाकी सर आ गया समझ। सर आपने, अच्छा ठीक है, सर देवांशी, सर वेरी आपने गुड शुरू वेरी में गुड। टेबल बनाया था उसको जी बनाया। सर आ गया। अच्छा कोई कुछ बोल रहा था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सबको आ गया। सर ठीक आपने जो शुरू में टेबल बनाया उसको दोबारा बना दूंगा सर। कौन वाला, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, मैं मुझे छूट समझ गया नहीं था आ रहा सर। क्या। कौन सा? शुरू में जो आपने टेबल बनाया था सर, सर वो स्टार्टिंग का शुरू टेबल में कह रहा है। टेबल बनाया था आपने सर। अच्छा राइट राइट राइट, ठीक है वो मैं बता देता हूँ, है ना। अच्छा आप लोग जो लोग नए हैं, प्लीज 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 बैकअप क्लास में जरूर आओ और मैथ भी आना, ठीक है। और जो लोग नए हैं, प्लीज जिन्होंने पहले, अच्छा फर्स्ट चैप्टर किसी ने नहीं पढ़ा, सब लोग बैकअप क्लास आपको बता देंगे, निष्कर्ष भी बता देंगे, है ना। तो मैंने ये बताया था कि जो ये बताया आपको प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था, देखो इसको मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मुझे आप याद दिलाना, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टन्स होते हैं, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन में मैंने सबसे पहले बताया कि आते हैं यूग्लेनॉइड, मतलब यूग्लिना। दूसरे मैंने आपको बताया था क्राइसोफाइट, है ना, डायटम्स वगैरह। फिर मैंने आपको बताया था डाइनोफ्लैजिलेट, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट। तो ये तो थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, मतलब ऐसे प्रोटिस्टा जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी पाई हो जाती हो। दूसरे मैंने आपको ये बताया था कि वो जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस हैं, ऐसे प्रोटिस्टा, तो उनको हमने रखा प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया 3 तरह के प्रोटोजोआ, 3 कैटेगरी के। एक तो फ्लैजिलेटेड, दूसरे मैंने बताए थे अमीबॉइड, जो अमीबा की तरह दिखते हो, ठीक है।
तीसरे मैंने सिलिएटेड, जो कि मैंने जहां से आज स्टार्ट किया था, सिलिएटेड, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि चौथे में पाए जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स, सॉरी थर्ड पाए जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स, है ना। और स्लाइम मोल्ड्स में मैंने आपको बताया 2 स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं, एक स्लाइम मोल्ड एसेलुलर जो कि हम अभी पढ़ रहे थे, और एक आखिरी बचा है सेलुलर। सेलुलर खत्म करके हम लोग प्रोटिस्टा खत्म कर देंगे, तो दूसरा सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। नोट कर लो जिसको जिसको करता हूं। और किसी को कोई डाउट? सर ये लेक्चर नंबर कितना है? 2 लेक्चर करीब लगेंगे इसमें, 2 से 2 and 2.5 इसमें लगेंगे। सर मैं पूछ रहा हूँ ये इससे पहले रह रहा है। लेक्चर नंबर कितना है सर? अच्छा क्या कह रहे ये हो, कौन सा लेक्चर? लेक्चर है? थर्ड फोर्थ? अच्छा ये वाला, दिस नहीं, आई थिंक दिस कुड बी 6th लेक्चर होगा ये मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन 6 इसकी जो बैकअप क्लास है ना, हाँ बैकअप क्लास है, वो टीटीएस में चलती आती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो जो आपका पीछे का रह रहा है, आपका छूटेगा कुछ नहीं, पीछे का जो भी आपको रह रहा है वो हम बैकअप क्लास के फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कल मैंने एक क्लास ली थी, तो कल मैंने फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ाया था, ठीक है, कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, है ना। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, तो आप लोग भी बैकअप क्लास सब लोग आए, ज्वाइन करें, जो पहला आपका रह गया उसको कंप्लीट करें। यहां से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, और जो पिछला छूट गया उसको वहां पे आके प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे आपका ये जो गैप है दैट विल बी ब्रिज, है ना। सर उसमें लिविंग हाँ उसमें ये अभी सिर्फ इतना ही पढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, है ना, कि मतलब ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके बेसिस पे आप बता सकते हो कुछ इज लिविंग या नॉन लिविंग। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास पे, हाँ ठीक है, इसके आगे का हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, डिफरेंस क्या होता है? सेलुलर एसेलुलर एक हैप्लॉइड होता है, देखो ना मैत्री, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड है ना, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा क्या है, ये वाला सिनोसिटिक कंडीशन है, मतलब मल्टी सेलुलर प्रोटोप्लाज्म, वो ये मल्टी न्यूक्लिएट है, वो यूनिन्यूक्लिएट है, ये फर्क है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी। ओके और सर, किसी का कोई बाय सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड बाय नाइट सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 हॉस्टेल, बाय 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम आमना, वेलकम वेलकम वेलकम, बाय बाय मैत्री, बाय 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 ऑल ऑफ यू।